जो स्वामीनाथन किसान आयोग ने C2 + 50%, उस दर पर सरकारी खरीद का गारंटी कानून बनाया जाए, ये हमारी मांग है। और ये जो 3 काले कानून थे, जिसको संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले हमने 13 महीने दिल्ली बॉर्डरों पर 750 किसानों की शहादत देख के रद्द करने के लिए विवश किया था, उन 3 काले कानूनों को फिर ये मार्केटिंग पॉलिसी के ड्राफ्ट के माध्यम से लाया जा रहा है। ये उससे भी खतरनाक है। नई चाशनी में ये एक जहर फिर से हमको परोसा जा रहा है। हम इसका डटकर विरोध करेंगे। हमारी समझ ये है, अगर ये ड्राफ्ट रद्द नहीं कराया तो एमएसपी हरगिज नहीं मिल सकेगी। तो इसको रद्द कराना और एमएसपी के लिए हासिल करना, ये एक ही लड़ाई है। तो इस तरह से इस ड्राफ्ट पॉलिसी में क्या है, इसका जो मूल पर्पज है, मूल उद्देश्य है, वो ये है कि देश में जो बड़े पूंजीपति व्यापारिक घराने हैं और जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो फसलों का एक्सपोर्ट करते हैं, और जो खाद्य प्रसंस्करण, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनके मालिकों को टोटल उपज की मार्केट उनके हवाले करना। नतीजा क्या होगा? नतीजा होगा कि पहले ही भूखमरी के मामले में हम दुनिया में बहुत बुरी स्थिति है हमारी, तो महंगाई बढ़ेगी, भूखमरी बढ़ेगी। आप ताजुब करेंगे कि जो एपीएमसी मार्केट्स हैं, आज देश में 7000 से ज़्यादा एपीएमसी मार्केट्स हैं, 22,000 ग्रामीण हट्स हैं, ग्रामीण सेट्स हैं। उन सबको पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में उनको ध्वस्त कर दिया जाएगा। प्रैक्टिकली वहाँ बड़े व्यापारियों का कब्जा होगा। थोक व्यापार को पूरी तरह से उनके हाथ में दिया जा रहा है। कंट्रैक्ट फार्मिंग को लाया जा रहा है। सट्टा बाजार, शेयर बाजार, जिसको फ्यूचर मार्केटिंग कहते हैं, उसमें कृषि के उपज को पूरी तरह से दिया जा रहा है। तो नतीजा होगा कि किसान और बर्बाद होंगे। पहले ही 5 लाख से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। तो हमारा समझ है कि इस नीति को रद्द कराना ये जरूरी है एमएसपी की लड़ाई जीतने के लिए। हम 5-6 ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन पिछले कई सालों से 5-6 मांगों के ऊपर देशव्यापी राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। पहला है हमारा एमएसपी, लागत से 1.5 गुना लेना। दूसरा है कि बिजली बिल, जो लोकसभा में पेश कर दिया गया, हमारे सिर पर तलवार है, वो उपभोक्ता हितों के पूर्णतः खिलाफ है और स्मार्ट मीटर स्कीम लाया, तो इसको रोका जाए। और जो ये हमारा जो खाद है, बीज है, इनपुट्स जो है हमारे बहुत महंगे हैं, डी कंट्रोल कर दिया। डीएपी के लिए जितनी मारामारी पूरे देश में हो रही है, समय पर नहीं मिलता है, नकली खाद बीज है, तो इससे फसल बर्बाद होती है। तो ये पर्याप्त मात्रा में सस्ते दर पर उपलब्ध कराया जाए। साथ ही हमारा कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के साथ बड़ी संख्या भूमिहीन गरीबों की, उनको काम नहीं, मनरेगा भी अब जानते हैं उसको फंड्स कटौती की जा रही है, ये सरकार उसको तरजीह नहीं दे रही है। तो पूरे साल ग्रामीण गरीबों को, छोटा किसान भी अब गरीब हालत में आ गया है, तो ग्रामीण गरीबों को पूरे साल काम दिया जाए। फिर ये कि 2-2 साल तक, ये हरियाणा की पोजीशन है, देश के दूसरे हिस्सों में फसल बर्बाद हुए 2-2 साल हो जाता है, लेकिन उनका मुआवजा नहीं दिया जाता। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, आप आश्चर्य की बात है कि उसकी जो किस्त हम देते हैं उसका 97% वो कंपनियां हड़प कर जाती हैं, और जो भुगतान कर रहे हैं, जो हम अप्लाई करते हैं, सिर्फ 6.7% को भुगतान होता है। हमारे एप्लीकेशन को थोक में रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये स्कीम जो है, ये पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियों के हितों को इसमें साधा गया है। और जो आवारा पशु, ये मोदी योगी की जो खोज है, आवारा पशुओं को जो हर्जाना होता है, नुकसान होता है, उसका कोई पूर्ति नहीं है। इसकी आग से फसल नष्ट होती है, उसका कोई पूर्ति नहीं। तो हम ये भी कह रहे हैं कि इसमें इसको किसान हितैषी बनाया जाए। और ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो किसान जीवन को प्रभावित करते हैं, खेतीहर मजदूरों के जीवन को प्रभावित करते हैं। तो हम उन सभी के लिए कर्ज
सरकार की नीतियों की वजह से हमारे ऊपर है। हम मेहनत करते हैं, पीढ़ियों से मेहनत करते आ रहे हैं, सब कुछ उग जाते हैं, लेकिन कर्ज हमारे ऊपर है, ये सरकार की नीतियों से है। इसलिए हमारी मांग कर्ज माफी की नहीं है, कर्ज मुक्ति की है कि आइंदा भी हमारे ऊपर कर्ज नहीं चढ़े। यह हमारी लड़ाई है। तो ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। और हम यहाँ से स्पष्ट कर देना चाहते हैं, देश में कोई भी किसान संगठनों आंदोलन करता है उस पर दमन चक्कर चलाया जाए। क्यों दिल्ली राजधानी सिर्फ शासकों की है? क्या चंगेज खां आए, तैमूर लंग आए, जो भी आए, अंग्रेज आए, दिल्ली जनता की, जनता ही इतिहास का निर्माता है। तो दिल्ली हमारी है, लेकिन हमको दिल्ली में अपनी बात करने के लिए नहीं दिया जाता। तो इस दमन चक्कर का हम पुरजोर विरोध करते करते रहेंगे। और हम निकट भविष्य में हम एसकेएम के भी सामने हमने प्रपोजल दिया है। निकट भविष्य में हम दिल्ली में, जैसा पिछले साल मार्च में रामलीला मैदान में विशाल महापंचायत की थी, ऐसा ही विशाल एक धरना प्रदर्शन, एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में घेरने का हम लेंगे। दिल्ली में पहुंचेंगे निश्चित रूप से, और हमारा एमएसपी और दूसरी मांगों को भी हम इस सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे। तो ये हमारा है। और हमारी जो हरियाणा के स्थिति में हमारे वरिष्ठ लीडर हैं राजेंद्र सिंह एडवोकेट, आपके सामने रखेंगे। जी, आप तमाम सम्मानित पत्रकार बंधुओं, सत्यवान जी ने जो ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने किसानों से जुड़ी हुई समस्याओं को आपके बीच में रखा है। मैं एक बात आपके बीच में कहना चाहता हूँ कि देश के सरकारें, केंद्र और प्रांत की सरकारें एक के बाद एक जन विरोधी, किसान विरोधी, श्रमिक विरोधी नीतियाँ देश की जनता के ऊपर थोप रही है। और उन नीतियों के परिणाम स्वरूप आज देश का जो वर्किंग क्लास है, चाहे वो उसका कामकाज जो भी हो, वो गहन संकट से गुजर रही है। पार्लियामेंट के आंकड़े बोलते हैं कि 5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इन जनविरोधी नीतियों के खिलाफ अगर विरोध की आवाज अगर उठती है, उस विरोध की आवाज, राइट टू प्रोटेस्ट, उसका भी दमन करने की साजिश गंभीर रूप से चल रही है। देश की राजधानी दिल्ली, जहां पार्लियामेंट है, वहां अगर मैं जाकर के अपना विरोध करना चाहूँ तो मुझे वो राइट नहीं है, मेरे रास्ते रोक लिए जाएंगे। मेरा इशू सही है गलत है इस बात को छोड़ भी दिया जाए, परंतु राइट टू प्रोटेस्ट जो हमारे देश में आज़ादी आंदोलन के देशभक्तों ने जिसको हासिल किया था, आज जिस महान शख्सियत को श्रद्धांजलि अर्पित की हमने, सरदार अजीत सिंह को पगड़ी संभालो जट्टा के आंदोलन के साथ जोड़ करके उन्होंने उस समय के ब्रिटिश को गिरा दिया था। आज जब तो अंग्रेज थे, आज हमारे देश की शासक, हमारे देश की सियासी पार्टियां आज हमारे विरोध करने की आवाज़ का लगातार विभिन्न तरीकों से हनन कर रही है, तो जो बहुत ही निंदनीय है। तो आप हमारे ऊपर एक तरफा जनविरोधी नीतियाँ भी हैं, और जब हम अगर उनके खिलाफ रोना भी चाहते हैं तो हमें रोना भी एक अपराध की श्रेणी में आज किया जा रहा है। इस देश में ये एक फीचर जो आ रहा है, ये इस देश की डेमोक्रेसी के लिए मैं समझता हूँ बहुत खतरनाक है। नंबर 2 पॉइंट जिसको मैं स्ट्रेस करना चाहता हूँ, देश की वर्किंग क्लास है। मैं बेसिकली रेवाड़ी से आया हूँ। रेवाड़ी में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 22 एम्स देश में बन रहे हैं। कांग्रेस ने रिजीम ने ये लागू किया था। हमारे वहाँ 2015 में हरियाणा की सरकार ने वायदा किया था कि हम माजरा में मणिठी में एक एम्स बनाएंगे, फिर इनकार कर दिया। लगातार 5 साल तक मैं एम्स संघर्ष समिति का प्रवक्ता हूँ।
5 साल तक लगातार हमने वहां आंदोलन किया। आंदोलन के बावजूद भी सरकार ने हमारी बात को नहीं सुना। जब आंदोलन तेज किया गया तब उन्होंने फिर घोषणा की हम एम्स बनाएंगे। किसानों ने बहुत सस्ते दाम के ऊपर अपनी जमीन दी। एम्स का निर्माण का कार्य वहां शुरू हुआ है। परंतु एक बात केंद्र और प्रांत सरकार से जो हम लगातार उठा रहे हैं उसमें यह है कि जो 22 एम्स बन रही हैं उसमें 11 एम्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, वहां सरकार ने ओपीडी और एमबीबीएस की क्लासेस शुरू कर दी। परंतु माजरा एम्स के लोगों ने संघर्ष करके इस हक को हासिल किया, इसलिए सरकार इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं कर रही है। क्यों किसी कोई पॉलिटिकल पैट्रोनेज नहीं है। जनता ने अपना संघर्ष खुद अपने हाथों से निर्माण किया। इसलिए कल 25 तारीख को एम्स संघर्ष समिति भी अपना अलग से ज्ञापन दे रही है। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ। सेकंड पॉइंट, जो हमारे घरों से किसान मजदूर का परिवार जो बड़ा परिवार है, हमारे घरों से स्कूल में मिड डे हैं जो खाना बनाती हैं। हमारे यहाँ आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी हैं, विभिन्न तरह के निर्माण मजदूर हैं। सरकारी काम करते हुए भी उनको न्यूनतम वेतन नहीं है, उनको श्रमिक का दर्जा भी नहीं है कि एक जो सरकार का काम करते हैं उनको सरकार श्रमिक का दर्जा देने के ऊपर भी तैयार नहीं है। और जब वो आंदोलन पे आते हैं तो उनको वहां से हटा दिया जाता है। उनके लिए कोई सर्विस का मापदंड नहीं है। तो इसलिए हरियाणा रोडवेज जो सबसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे घरों की बहन बेटियां जनरल फीचर है कि वो पहले ये पूछते हैं कि क्या ये प्राइवेट बस तो नहीं है जो किलोमीटर के रेट के ऊपर चल रही है। उनमें नहीं बैठती हो बच्चियां। तो तमाम जो इनसिक्योरिटी जो फीलिंग पैदा हो रही है और प्राइवेट और रोडवेज को खास तौर के ऊपर टोटल निजीकरण दे दिया है। तो हरियाणा प्रदेश का बहुत लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं उनके लिए निजीकरण का रास्ता खोल करके वो रास्ता भी उनका बंद कर दिया गया है कि वो यहाँ से वहाँ कैसे जाएंगे। और प्राइवेट बसों में इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि कोई सुनने वाला नहीं है। और फिर जो थोड़ा बहुत भी रोडवेज का बेड़ा बचा हुआ है उसको पॉलिटिकल रैली में यूज किया जाता है। सियासी पार्टियां, शासक पार्टियां उसमें यूज कर रही हैं। तो इस तरह से जो ये समस्याएं दिनों दिन बढ़ रही हैं, तो एक ही उपाय है कि जन आंदोलन को तेज किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन एक मोर्चा में होने के नाते अपनी लड़ाई को लड़ रहा है और अपने बलबूते के आधार पर तालकटोरा स्टेडियम में एक महापंचायत की गई थी। उस महापंचायत के आह्वान के ऊपर ही 25 को पूरे देश की राजधानी में कार्यक्रम होगा। उसमें माननीय राज्यपाल जी उगरा को हमने आमंत्रित किया था और एक इस देश के अंदर एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। वो आंदोलन, उस आंदोलन की दिशा, उस आंदोलन का रास्ता और उस आंदोलन के सामने जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर के अभी नई बाजार कृषि नीति आई है सरकार के सामने। किसानों को जानकारी भी नहीं है। 15 दिन का टाइम दिया गया कि आप अपने सुझाव दें। वो नीति काले कानूनों को भी फिर एक रूप में लेकर आ गई है। जो 29 श्रम कानून थे जो देश की आजादी आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों ने ट्रेड यूनियन अधिकार को हासिल किया था, आज 29 श्रम कानूनों को रद्द करके 4 लेबर कोड लेकर आ गए। और उसमें यूनियन बनाने का अधिकार, यूनियन बनाने के बाद विरोध करने का अधिकार के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। तो कृषि नीति, श्रमिकों के लिए मजदूर नीति और फिर एक शिक्षा नीति के रूप में तमाम जो अर्जित जो अधिकार थे उनको 1 by 1 करके खत्म करते हुए इस पावर को कुछ मुट्ठी भर लोगों के हक के लिए ये सरकार सेंट्रलाइज करने में लगी हुई है। और आज डेमोक्रेसी का मतलब पार्लियामेंट नहीं है। डेमोक्रेसी का बेस इसेंस है राइट टू प्रोटेस्ट। वही ऑक्सीजन है देश के जनतंत्र के लिए। अगर राइट टू प्रोटेस्ट को अगर खत्म कर दिया जाएगा
तो ये डेमोक्रेसी जो पार्लियामेंट के अंदर आज है, और हम देख रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर आज का पार्लियामेंट लोगों की आशा आकांक्षा का प्रतीक नहीं है। आज पार्लियामेंट जिस रूप में देख चल रही है कि आज कोई सिद्धांत मापदंड नहीं है, तो इसलिए इस देश को डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए राइट टू प्रोटेस्ट को महफूज रखना, उस राइट को महफूज रखना आज तमाम नागरिक का फर्ज बनता है। और वो फर्ज को अदा करने के लिए अपने मुद्दों को लेकर के आंदोलन एकमात्र रास्ता है। पूरे देश को खास किस्म में कैद बनाया जा रहा है, कन्फाइड किया जा रहा है अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के तौर के ऊपर। ये तमाम देश की हालत है। इस हालत के अंदर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन और तमाम संगठन उसके खिलाफ अपने तौर के ऊपर और संयुक्त तौर के ऊपर लगे हुए हैं। यही मुझे कहना है। धन्यवाद। एक बिंदु को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, जब हम एमएसपी मांगते हैं, एमएसपी के लिए गारंटी कानून की बात कहते हैं, तो हमारे दो पहलू हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए। एक है कि लागत से 1.5 गुना दाम पर सरकार खरीदे। एक जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, शार्क्स हैं, उनको कृषि मार्केट से बाहर किया जाए। एक दूसरा है कि जो सरकार खरीदे क्या करेगी। हमारा कहना है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हमारे देश में है उसको और समृद्ध किया जाए, और जो ग्रामीण और शहरी उपभोक्ता है उनको सस्ते दर पर जो लोगों की खरीद सकते हैं उसके अंदर उनको मुहैया कराया जाए। जब हम ये बात उठाते हैं तो सरकार दो बात से देश को गुमराह कर रही है। एक तो कहते हैं कि हम एमएसपी दे रहे हैं, फिर साथ साथ कहते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं इतने कि हम एमएसपी दें। फिर ये भी कह देते हैं कि एमएसपी अगर दी तो देश में महंगाई बढ़ जाएगी। हम कहते हैं हमारा टमाटर 2 रुपये किलो जाता है, हमारी दाल 30 रुपया किलो जाती है, हमारा प्याज 1 रुपये किलो जाता है, हमारा धान तो ये इसके, लेकिन देश में तो महंगा है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये बड़े बड़े जो व्यापारी हैं उनके हाथ में जो जा रहा है, और नई ये पॉलिसी आ रही से और जाएगा। तो इस हमारा कहना है कि ये बात गलत है। देश में कहीं भी किसी भी राज्य में ये जो हम मांग कर रहे हैं C2 + 50%, ये एमएसपी नहीं दी जा रही। हरियाणा सरकार का मुख्यमंत्री कहता है मैंने 23% दे दी, ये गलत बयान है, खूब प्रचार। दूसरा है कि वो कहते हैं फंड्स नहीं है। फंड्स क्यों नहीं है? आपने पिछले साल ये 9 साल के राज में 15 लाख करोड़ रुपया सरकारी बैंकों का बड़े घरानों का माफ किया है। आप बजट में हर साल अरबों खरबों रुपया उनको सब्सिडाइज कर रहे हैं, उनके व्यापार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब वो ईज ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर बिजनेस ला रहे हैं, तो आप उनको करते हैं तो हमारे क्यों नहीं कर सकते हैं? 23 फसलों पे खरीदते हैं, 7 अनाज हैं, 5 दाल हैं, तिलहन है और 4 ये नकदी फसल है, कॉटन है, खोपरा है, ये गन्ना है। तो इस तरह से जूट है। तो ये हमने कहा कि देश में 8 लाख करोड़ रुपया चाहिए सारा, लेकिन गन्ना सारा खरीदने की जरूरत नहीं है। आप 40% खरीद लीजिए, कॉटन भी सारा खरीदने की जरूरत नहीं है, 40% खरीद लीजिए, 100 में भाव मिल जाएगा। सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपया सालाना चाहिए। हमारे इस कैलकुलेशन को देवेंद्र शर्मा ने भी सपोर्ट किया है, जो एग्रीकल्चर विशेषज्ञ माने जाते हैं। तो 2 लाख करोड़ रुपया या सरकार क्या है? अगर अपने देश के किसानों को खेती तो एकदम छतरी के नीचे है, उद्योगपतियों का आप सब कुछ देते हैं, उनका बाजार का क्राइसिस जरूर उनके सामने है, लेकिन वो अपना भाव तय करते हैं, उनका भंडारण अपना है, उनको उत्पादन को सब तरह से कोई खामी नहीं है। हमारी फसल एकदम हमेशा ही कीड़ा सूखा तो तरह तरह का ये जो फसल खराबी पशु चट कर जाते हैं, आगजनी हो जाती है, हम हमेशा ही खतरे का सामना करते हैं। तो इसलिए किसान को प्रोटेक्शन देना। और ये जो ला रहे हैं बड़े, ये कह रहे हैं निजी भागीदारी। निजी कौन है? निजी कोई हम और आप निजी नहीं है, निजी हैं बड़े बड़े व्यापारी। तो एक तरफ जो अभिमन्यु की पोजीशन थी महाभारत की कहानी में, एक तरफ ये बड़े बड़े मगरमच्छ और दूसरी तरफ एक साधारण गरीब सा किसान, हम कैसे उस मार्केट में अपना बचाव कर सकते हैं? इसलिए हम कहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसके साथ ये 2 पहलू जुड़े हुए हैं और ये दी जा सकती है। सवाल ये है कि इस देश की सत्ता में ये सरकारें नहीं, इनके पीछे जो आका बैठे हैं, वो आकाओं का मुनाफा और घोर मुनाफा, ये उसके लिए चलते सरकार नहीं देगी। इसके लिए हमको सरकार को मजबूर करना होगा। जो हम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं,
हम अपने जो हमारे ग्रामीण और शहरी उपभोक्ता हैं, 135 करोड़ की आबादी, 130 करोड़ लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं। यही मुझे क्लियर करना है। सत्यवान जी, कल भी जो है एमएसपी को लेकर केंद्रीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चे की, उसमें कहीं ना कहीं एमएसपी को लेकर सरकार भी सोच दिखाई दी है। और जो आप 2 लाख की बात कर रहे थे, 2 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है एमएसपी के लिए चाहिए, एक उन्होंने कल प्रपोजल दिया कि सरकार को 25 से 30 हज़ार करोड़ ही ज़्यादा खर्च करके ये एमएसपी की जो लीगल गारंटी है वो दी जा सकती है, उसके बारे में क्या? देखिए, उन्होंने जो मैंने सुना है कि उन्होंने कहा कि हमारे पास एक्सपर्ट्स वो नहीं है। हम कह रहे हैं कि घर वापसी जो हमने की दिल्ली बॉर्डरों से, अगर उससे पहले छोड़ दिया जाए, हालांकि ये लड़ाई 1950 से लोग किसान आंदोलन लड़ रहा है, हमारा अपना संगठन लड़ रहा है, तो घर वापसी के बाद 21 के बाद 22, 23, 24 3 साल चलेगा। 3 साल में उनके एक्सपर्ट कभी नहीं बैठे। उन्होंने हमसे रिटर्न वायदा किया था कि एमएसपी के लिए कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी के लिए एसकेएम के पार्टनर्स को हमको कभी नहीं बुलाया। एसकेएम ने इतने धरने प्रदर्शन किए, बार बार मांग की, आज तक एसकेएम से कोई बात नहीं की है। 2023 में रामलीला मैदान में जब हम जमा हुए थे, हम दादन जो कृषि मंत्री थे उनको ज्ञापन देने के लिए गए थे, उसके बाद से हमसे कोई बात नहीं हुई। तो वो यहाँ भी आए, हम कहते लेकिन वो कहते हमारे पास एक्सपर्ट हैं, तो आप 3 साल में अपने एक्सपर्ट से बात नहीं कर पाए। ये लगातार ट्रिकाऊ जिसको कहते हैं, ट्रिकाने का, झांसा देने का, ये है उनका नियत। एमएसपी देने की नहीं है, मतलब वो किसान आंदोलन में 2 फाड़ 3 फाड़ ये कर देना चाहते हैं। कल भी जो बात हुई है, मतलब एक ट्रकाने वाली बात है। एमएसपी जब किसान आंदोलन बॉर्डर से जब घर आया, 3 काले कृषि कानूनों को वापस करवा करके 2 इश्यूज किसान आंदोलन के सामने तब भी थे। नंबर 1 इशू एमएसपी का, सरकार ने ब्लैक एंड व्हाइट में कहा कि हम एमएसपी देंगे। एक था बिजली बिल, 2 मेन इशू थे। तो किसान आंदोलन के वापस वो एक काले कानून वापस होने के बाद सरकार ने इतने सालों तक कोई गौर नहीं किया, फिर दोबारा आंदोलन उभर कर आया, क्योंकि आंदोलन एक जुट से उभर कर आता है। जो भूखमरी, जो किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, उसके पीछे मेन बात है कि वो जो खाद्यान्न जो पैदा करते हैं अपने खेतों में, उनका पेट नहीं पाला जाता, वो कर्ज में डूब जाते हैं, इसलिए वो सुसाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये स्वामीनाथन ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था। तो अब जो फिर बैकग्राउंड आएगी एमएसपी C2+50 के हिसाब से दी जाए, ताकि ये किसान जिंदा रह सकें। ये स्वामीनाथन का मूल करेक्ट उसका एमएसपी ऊपर ही है, परंतु उसके बावजूद गारंटी का कानून बनाने की बात थी और बिजली बिल की बात थी, इन्होंने तो टच ही नहीं किया। और जब विरोध करने के लिए आगे बढ़ने करे तो फिर रोकते खड़े हो गए। तो सरकार के ना तो नियत है, ना सरकार के पास ऐसी कोई नीति है। सरकार के पास इस देश के पूंजीपतियों के 52 लाख करोड़ रुपया तो माफ करने का जगह है, वो तो माफ कर दिए जाएंगे, परंतु अगर एक मरता हुआ किसान परिवार को बचाने के लिए एमएसपी की अगर गारंटी अगर करता है C2+50 के हिसाब से, अगर वो करता है खाद बीज को सस्ता किया जाए, अगर वो मांग करता है तो उनको पीटा जाएगा, उन पर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। तो सरकार, वर्तमान सरकार की कोई नियत नहीं है कि एमएसपी दी जाए, बिजली बिल वापस लिया जाए, इसलिए आंदोलन। सत्यवान जी, आपने कहा कि किसान जो है 1 रुपये किलो आलू और 2 रुपये किलो प्याज बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। जब ये प्याज का रेट 200 रुपये चला जाता है और टमाटर का रेट 100 रुपये 150 रुपये के आसपास चला जाता है, तब किसान क्यों नहीं बोलता भी हाँ यार अब ये रेट जो है आम आदमी के लिए खाना मुश्किल हो गया, तब किसान नहीं बोलता। लेकिन जब 1 रुपये आ जाता है, जब उसकी पैदावार, क्योंकि 150 को देख के बाकी सारे किसान भी उस चीज़ की पैदावार कर देते हैं, जब वो नीचे आ जाता है तब जाके आप उस चीज़ का शोर मचा रहे हो। देखिए, जो मैंने कहा हम एमएसपी जो लड़ाई लड़ रहे हैं 2 रुपये, हम इसीलिए लड़ रहे हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जब एमएसपी हमको मिलेगा तो सरकार खरीदे और सरकार वितरण करे। अगर ये जिम्मेवारी नहीं लेती है तो निश्चित रूप से ये आपका सवाल खड़ा रहेगा
सत्यवान जी, इसी में मैं और आप जो बात कर रहे हैं, सरकार की जितनी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी हैं, आप तो किसी सरकार को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। मैं कहता हूं जिन मामलों में भी सरकार है जुड़ी हुई है, उसमें भ्रष्टाचार है, चरम सीमा पे है और वो सारे बंद होने की कगार पे हैं। आप उल्टा सरकार को इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं। निश्चित रूप से बात है कि ये भ्रष्टाचार क्यों है। ये भ्रष्टाचार इसीलिए है कि कोई भी सरकार जो बड़े व्यापारियों की सेवा करेगी, निश्चित रूप से वो भ्रष्ट होगी ही होगी, उसके सारे आधार भ्रष्ट होंगे। इसलिए हम इसलिए मजबूर कर रहे हैं कि ये जो बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ जो आज एपीएमसी मार्केट में हमको बहुत कुछ मिल रहा है, ऐसा बात नहीं है, हम नहीं मानते हैं, लेकिन जो कुछ मिल रहा है ये भी नहीं मिलेगा। हम एक तरह से सीधा हमारे गर्दन पर जाएगा। इसलिए हम अपनी सुरक्षा के लिए और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए, भंडारण भी उनके हाथ में चला जाएगा तो क्या होगा, महंगाई और बढ़ेगी। इसलिए हम हमारी उपज सरकार खरीदे और भंडारण पर भी उनका कब्जा नहीं हो, तो हम उपभोक्ता हितों के लिए ही कर रहे हैं। हम भी उपभोक्ता है। हम क्या है, देखिए हमारा गेहूं है, 6 महीना की हमारी लेबर है जो कंसंट्रेटेड होगी इन द फॉर्म ऑफ व्हीट या आगे, तो हम जो गेहूं बेच रहे हैं, हमारा कपास बेच रहे हैं, तो हम अपने 6 महीने की लेबर बेच रहे हैं। वी आर नॉट कैपिटलिस्ट। हम खेतीहर मजदूर की तरह, औद्योगिक मजदूर की तरह, हम दूसरी तरीके से अपना ही खेत में सेल्फ अपॉइंटेड लेबर है, हम अपना मजदूरी मांगते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, एक और मेरा इसी के साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। जब सरकार की ऑलरेडी बातचीत चल रही है, केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री जी बातचीत चल रही है, बातचीत कर रहे हैं, तो ये आप वाले आंदोलन की अब जरूरत क्यों महसूस हो रही है? आपको नहीं लगता भी उस बातचीत का जो रिजल्ट आ रहा है, उसका फाइनल रिजल्ट की वेट कर ली जाए? कथनी से बड़ी करनी होती है, अनुभव बड़ी चीज है। शिवराज सिंह चौहान को मंदसौर में 2017 में 6 किसानों को यही प्रति मंडी में मांग करने के लिए गए थे, तो 6 किसानों को कत्ल किया। वहीं से हमारे नए किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। और दूसरा है, शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री को बुला के भावांतर स्कीम लगाई। ये भावांतर स्कीम एमएसपी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए। हरियाणा में भावांतर स्कीम है, लेकिन वहां बाजरा या दूसरी फसल में भी भावांतर स्कीम नहीं मिली। तो ये शिवराज सिंह चौहान पर हम यकीन करें, पीयूष गोयल पर हम यकीन करें, हमारा अनुभव है। हम 1947 के बाद से एक पर एक जो सरकारें आई, जमीन को छीनने का कानून वाजपेयी जी जो सरकार में थे, SEZ उस वक्त बना था, और उस वक्त की गुजरात सरकार, मोदी सरकार ने SEZ का कानून बनाया। उधर वामपंथी सरकार थी बंगाल में, उसने भी SEZ का कानून बनाया। हमने सारे देश में लड़ाई की। हम जानते हैं दिल्ली बॉर्डर पे हमारा नारा क्या था किसानों का, वो इतनी बड़ी लड़ाई कैसे लड़ पाया? किसान ने महसूस कर लिया है कि अंबानी अडानी से हमारी लड़ाई है, सरकारें तो उसके सामने मुखौटा है, उसके सामने मुखौटा है। सरकार तो बदल सकती है, काल भी सरकार थी, आज भी सरकार है। सत्यवान जी, इससे ਨਾਲ जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी ले लीजिए, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾ ਸੀਗਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਤਦੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ प्लेटफॉर्म ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ कोशिश करेंगे? हरियाणा के बहुत सारे किसान संगठन जैसे पंजाब के हैं, इसी तरह से लड़ाई ने हमको सिखा दिया, इकट्ठे होंगे, स्टैंड करेंगे, उपक्ष के। ये दिल्ली बॉर्डर की लड़ाई से हमारी सबसे बड़ी सबक है, मिलकर लड़ेंगे। और देखिए 3 जुलाई को दलीवाल साहब SKM से बाहर आए, निर्णय लिया। 12 जुलाई को उन्होंने डिसीजन किया। 10 जुलाई को मैंने इनके जो बड़े लीडर हैं, शिव कुमार सिंह कट्टा पंजाब मध्य प्रदेश के, उनको मैंने पत्र लिखा था, उन्होंने एक्नॉलेज भी किया था। मैंने कहा हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हमारे किसी भी पार्टनर के कोई भी इश्यू हो, हम भीतर आपस में करेंगे और हम गुण दोष के आधार पर उसका पूरा सपोर्ट करेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन आप तो तभी बाहर आए थे, उन्होंने इलेक्शन लड़ने का अनाउंस कर दिया, तो वो कहते हैं हम इलेक्शन, वो इशू तो निपट गया था, वो इशू तो निपट गया था, वो तो अप्रैल में निपट गया था। तो सवाल ये है कि जो लेसन 13 महीने के बॉर्डरों की लड़ाई ने हमको दिया,
2-3 बड़ी सीख है। नंबर 1, हमारा दुश्मन अंबानी अडानी यानी कैपिटलिस्ट क्लास है। दूसरा कि हम मिलकर रहेंगे तो जीतेंगे, अपना रक्षा कर सकेंगे, मिल नहीं करेंगे। तो एमएसपी की लड़ाई हो, कोई और लड़ाई हो, ये एक संगठन कोई भी हम में से जितना भी बड़ा है, हमारा भी संगठन, इसलिए मिलकर लड़ना, यही संयुक्त आंदोलन के माध्यम से हम जीतेंगे और निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। हमारी 6 मेंबरी कमेटी लगातार पंधेर साहब से और दलीवाल साहब से बार-बार मीटिंग कर रही है, सो मेनी टाइम्स हमने मीटिंग की और हमें विश्वास है देर सवेर से ये यूनिटी होगी। हमारे भी पीछे किसान है, हमारे पीछे खेत मजदूर है, वो हमको भी बख्शेंगे नहीं। जो किसानों का हितों की रक्षा नहीं कर सकेंगे, किसान उसको छोड़ देंगे। तो इसलिए देश सवेर से ये यूनिटी होगी और देश में बड़े आंदोलन का और बड़े आंदोलन का सूत्रपात है, यही भरोसा है। जो इंडस्ट्री में जो पैदा होता है, औद्योगिक जो प्रोडक्शन है, उसमें एमआरपी कॉन्सेप्ट है। एमआरपी आप तय करते हैं? नहीं, एमआरपी मैक्सिमम रेट प्राइस है एंड दैट इज बीन प्रिपेयर्ड एंड डॉक्यूमेंटेड बाय द इंडस्ट्री। हाँ बिल्कुल करेक्ट। परंतु अगर किसान एमएसपी मांगता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांगता है जिंदा रहने के लिए, उसके लिए सरकार डंडा चलाती है, उसके लिए मुकदमा। उन्हीं के कहने का मतलब यही हाँ, यस। है जो मैक्सिमम रिटेल वो सेल प्राइस है, वो एक बिजनेसमैन खुद डिसाइड करता है। एमएसपी सरकार से मांगते हैं, वो डिसाइड नहीं करते, वो दे नहीं रही। यहाँ भी हमारे साथ भेदभाव है। हम ट्रैक्टर का कोई एमआरपी नहीं पूरा देश में, ट्रैक्टर का कोई एमआरपी नहीं, वी आर स्ट्रगलिंग फॉर दैट। 1 रुपये का शैम्पू है, उसका एमआरपी है, ट्रैक्टर का एमआरपी नहीं है। 12 लाख का बेचे, 20 लाख का बेचे, वो जितना बेचे मर्जी उसकी। सेम ट्रैक्टर इनको एक रेट से दिया, मुझे दूसरे रेट से, तो वी आर स्ट्रगलिंग दे रहा था। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह आंशिक बात है, मतलब हरियाणा के तौर पर एक तो जब बिजाई का टाइम होता है, डीएपी खाद नहीं मिलती है, 100 रुपये की रहती है हर जगह, खानों में बढ़ता है। दूसरा आवारा पशु काफ़ी आंदोलन कर लिया, मार कर ली, उसका कोई परिवर्तन नहीं किया। दूसरा जब फसल खराब भी हो जाती है, चाहे बाढ़ से हो चाहे ओलावृष्टि से हो, उसको पैसे नहीं दिए जाते, या तो दिए जाते हैं लटका के 4-4 साल 3-3 साल बाद, या दिए नहीं जाते ऐसे होते हैं। दूसरा हरियाणा में ये ऐसे टेरिटरी बनाया था, बागली गुड़गांव 25,000 एकड़ का। ये हमारा संगठन जो ऑल इंडिया किसान केंद्र संगठन प्रमुख वो था, हमने इसकी लड़ाई लड़ी जबरदस्त। बागली में जो संघर्ष समिति बनी, उसका वो प्रधान था, हमने लड़ाई लड़ी गुड़गांव उसमें, और हालांकि आधा अधूरा हम जीत पाए। सोनीपत में जो मारुति का मंड है, इसका जबरदस्त आंदोलन करा, यानी हर जगह बावल की बात और दूसरी हो, यानी हमारा जो संगठन है ऑल इंडिया किसान केंद्र संगठन हरियाणा में, इलेक्शन आते जाते रहते, सरकार आते जाते रहते, हमारा कोई संबंध नहीं इस बात में। किसान की जो हित की बात होती है, हम लोग कहते हैं सरकार किसी को, किसी की बनो, किसी की, क्योंकि हम ये इसी सरकार आई उसकी दे बदल ला के, ये सरकार हमारी है, ये हमारे हक में काम करेगी, ये किसान हक में काम करेगी, खेत वगैरह काम करेगी, सारी सरकार चरित्र एक है टोटली। 25 तरीक वाले आंदोलन च क्या एसकेएम के वोट ਜਿਹੜੇ हरियाणा ਦੇ लेकिन आपको भी नाल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ये 25 को तो हमारे संगठन का काम तय है, लेकिन हम बहुत मोर्चों हम 3 तरह से करते हैं। एसकेएम के पैनल से 2-3 संगठन जहाँ मिल सकते हैं और हम अपने स्तर, हम सभी स्तर से इस लड़ाई को एक राष्ट्रीय आंदोलन में घेराबंदी कर रहे हैं। ठीक, कोई बात ठीक है। मैं आप जितने भी पत्रकार बंधु या कैमरे वाले या फोटोग्राफर आए, सभी का धन्यवाद करते हुए 25 को आप फिर आपका साथ। मैं एक बात सर, अब अभी आपकी लड़ाई एमएसपी के लिए ना, जो पंजाब वाले भी इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप लोगों ने उनसे कुछ संपर्क
था इसके लिए भी वो भी आप इकट्ठे होकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं? अभी हमने टोहाना में 4 जनवरी को एक बड़ी किसान महापंचायत की थी, हजारों किसान का, और मोगा में 9 जनवरी को एक बहुत बड़ी किसान महापंचायत की थी। हम हरियाणा और पंजाब दोनों मिलकर किया। नहीं, जैसे अभी डलेवाल जी भी, उनको भी मैंने कहा हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी 6 मेंबरी कमेटी लगातार उनके साथ वार्ता में, और हमें यकीन है कि एक दिन एकजुट होंगे। ठीक, थैंक यू।